नमस्कार। अनन्या स्टडी क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि हमने बताया कि हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ प्रैक्टिस सेट लेकर। तो आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली गई है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखा करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गारसा दत्तासी। एक गारसा दत्तासी जो है हिंदी इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किए थे, और इनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंडुए हिंदुस्तानी। और यह किस सन में लिखे थे? 1839 ईस्वी में लिखे थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे उपयुक्त काल विभाजन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी इतिहास के सबसे उपयुक्त काल विभाजन प्रस्तुत किया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अगला प्रश्न है, गारसा दत्तासी कृत हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? जैसा कि हमने बताया था कि इनकी यह जो है फ्रेंच भाषा में लिखे थे, और इनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंडुए हिंदुस्तानी। तो इनके ग्रंथ का नाम था, और यह किस भाषा में लिखा गया था? तो यह जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया ग्रंथ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आदिकाल को संधिकाल और चारण काल इन दो खंडों में किसने विभाजित किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संधिकाल और चारण काल नाम किसने दिया था आदिकाल का? तो इसका आंसर हो जाएगा ए राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल और चारण काल दो खंडों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है, आदिकाल का समय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कब से कब तक माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदिकाल का समय जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कब से कब तक मानते हैं? तो सन जो है संवत 1000 से 1350 तक के समय को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब से कब तक और किस काल के नाम से माना है? तो यानी आदिकाल का नाम रामचंद्र शुक्ल ने क्या रखा है और उसका समय का क्या निर्धारित किए हैं, क्या माने हैं? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय जो है संवत 1000 से 1050 से 1375 तक, और उसका नाम जो है वीर गाथा काल रखे थे। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जसहर चर्यू नामक पुस्तक का रचनाकार निम्न में से कौन है? जसहर चर्यू के लेखक कौन है? तो जसहर चर्यू के लेखक हो जाते हैं पुष्पदंत। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुष्पदंत की रचना नहीं है? तो इसमें से महापुराण, जयकुमार चर्यू, जसहर चर्यू, ये सब पुष्पदंत की रचना है। और पौम चर्यू जो है पुष्पदंत की रचना नहीं है, यह पौम चर्यू स्वयंभू जी की रचना है। इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पौम चर्यू किसकी रचना है? तो यह स्वयंभू की हो जाती है। महापुराण, जयकुमार चर्यू, जसहर चर्यू, ये पुष्पदंत की रचना है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है? तो यह सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब्दुल रहमान की रचना पूछी भी जाती है। तो अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक, और संदेश रासक जो है यह विरह प्रधान काव्य है। अगला प्रश्न है, भारतेश्वर बाहुबली रास नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो ये जो है भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूर्य की रचना है। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है इसमें। चंद्र बरदाई जी की रचना कौन सी है? तो चंद्र बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है, सभी को पता होगा। नरपति नाल जी ने लिखा है बीसल देव रासो। दलपति विजय ने लिखा है खुमार रासो। जगनिक ने लिखा है परमाल रासो। तो इसका आंसर देख लेते हैं, यह सुमेलित ही है। 1 2 3 4। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। 1 2 3 4 यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखते हैं सुमेलित कौन नहीं है। दोहा कोश किसने लिखा है? दोहा कोश सराहपा की रचना है। चर्यापद सबरपा की रचना है, यानी सबरपा की रचना चर्यापद है। सराहपा की रचना दोहा कोश है। डोंबिपा की रचना योगचर्या है। हेमचंद की रचना संदेश रासक नहीं है। संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान की रचना है। ऊपर के क्वेश्चन में हमने बताया है कि संदेश रासक जो है विरह प्रधान काव्य है और इसके लेखक जो है अब्दुल रहमान जी हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जोई सोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नाथ कवियों का यह सिद्धांत था। ऑप्शन ए राइट, यह नाथ कवियों का सिद्धांत था। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रामानंद के द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा गया है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का कार्य किसके द्वारा किया गया है? तो रामानंद के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के आचार्य निम्नलिखित में से कौन है? तो श्री संप्रदाय के आचार्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रामानुजाचार्य जी हैं श्री संप्रदाय के आचार्य। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने किसकी उपासना पर बल दिया था? वल्लभाचार्य ने किसकी उपासना पर बल दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कृष्ण की उपासना पर वल्लभाचार्य ने बल दिया था। अगला प्रश्न है, सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के कितने विभाग होते हैं? तो सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के कितने विभाग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 विभाग होते हैं। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग होते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी का प्रथम सूफी कवि है? यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसको माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मुल्ला दाऊद। और इनकी रचना भी पूछ ली जाती है। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? तो चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है। यह सूफी कवि की प्रथम रचना मानी जाती है। और सूफी कवि जो है प्रथम कवि सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद। इनकी रचना है चंदायन। इनकी रचना को भी प्रथम माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना नंददास द्वारा रचित है?
तो कौन सी रचना नंददास द्वारा रचित है? रस मंजरी, रूप मंजरी, प्रेम मंजरी, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी जो रचनाएं जो हैं नंददास की हैं। रस मंजरी, रूप मंजरी, प्रेम मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, विरह मंजरी, ये सब नंददास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है चंदायन। चंदायन काव्य की रचना किसने किया है? अभी मैंने ऊपर बताया है चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद जी हैं। इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा है। तो भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। भक्तिकाल की प्रमुख भाषा थी ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है कबीर की मृत्यु संभवतः किस सन में हुई थी? तो कबीर की मृत्यु जो है 1518 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1518 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। अगला प्रश्न है कबीर की रचना कौन सी है? तो कबीर की रचना बीजक है। इसका आंसर हो जाएगा ए बीजक। अगला प्रश्न है सोहिला निम्नलिखित में से किसकी रचना है? सोहिला निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी गुरु नानक की रचना है सोहिला। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको आप पढ़ लीजिए चारों, मैं आंसर बता देती हूँ। और डी परमानंद सागर की रचना सूरदास ने की, यह गलत है। अगला प्रश्न है कुतुबन ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की है? तो कुतुबन ने मिर्गावत की रचना की है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अखरावट पद्मावत ये तो जायसी की रचना है, और मृगावत जो है कुतुबन की रचना हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए कुतुबन की रचना पूछी जा रही है। कुतुबन ने कौन सी पुस्तक की रचना की है? तो यह इनकी पुस्तक का नाम है मृगावत। अगला प्रश्न है पदावली निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? तो पदावली नामक रचना जो है छित स्वामी भी करते हैं, गोविंद स्वामी भी करते हैं, नंददास भी। तो इसके प्रश्न के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा इन सभी की है। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? वल्लभाचार्य के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य ये हो गया वल्लभाचार्य के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो गया है 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। तो यह पंक्तियां हैं। तो यह पंक्तियां बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यह पंक्तियां मलूक दास जी की है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, नहीं इसमें है ही नहीं, ये कुंभन दास की पंक्तियां हैं, इसमें ऑप्शन ही गलत दे दिया है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम निम्नलिखित में से किस कवि की है? तो यह कुंभन दास जी की पंक्ति है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसमें जो ऑप्शन दिया है गलत दे दिया गया है। इसमें से ऑप्शन कोई भी नहीं है। इसके जो है यह पंक्तियां कुंभन दास जी की है। अगला प्रश्न है मदनाष्टक। मदनाष्टक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो मदनाष्टक जो है रहीम जी की रचना है। इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रहीम का पूरा नाम क्या था? तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है, पियसु कहू संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन बिरहे जर मुई, तेहिक धुआं हम लाग। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हेतु उत्प्रेक्षा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाकवि भूषण को भूषण की उपाधि निम्नलिखित में से किसने सम्मानित किया था? यानी महाकवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रकूट के राजा सोलंकी के द्वारा इनको भूषण की उपाधि दी गई थी, कवि भूषण की उपाधि इनको मिली थी। अगला प्रश्न है, सुभान शुभहान नामक वेश्या से संबंधित बोधाचरित काव्य ग्रंथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिरह बागीश। बिरह बागीश जो है बोधा की रचना है। अगला प्रश्न है, दसम ग्रंथ निम्न में से किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो दसम ग्रंथ किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो दसम ग्रंथ जो गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संग्रह है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतेंदु जी ने रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन निम्नलिखित में से किसमें किया है? भारतेंदु जी ने रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन निम्नलिखित में से किसमें किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुंदरी तिलक में किया है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का उपयोग उर्दू काव्य रचना के लिए रस उपनाम से किसने किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खड़ी बोली का उपयोग उर्दू काव्य रचना करने के लिए रस उपनाम से किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतेंदु जी ने किया है। इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु जी। तो आज की वीडियो में यहीं तक। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।